Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to Study with Awan. ENG 524 Lecture 11 Part 1. आज हम स्टडी करेंगे अबाउट कॉर्पस बेस्ड अप्रोचेस एंड सीडीए। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नहीं हुए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले जो कॉर्पस वर्ड है ये कहाँ से आया है, किस ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मीनिंग क्या है, ये आप लोग हाईलाइट कर लें, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। द वर्ड कॉर्पस डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग बॉडी मे बी यूज टू रेफर एनी टेक्स्ट इन रिटन और स्पोकन फॉर्म। तो ये एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका लफ्ज़ी मतलब है बॉडी, और ये किसी भी रिटन या जो स्पोकन फॉर्म लैंग्वेज है, टेक्स्ट है, उसको रेफर करने के लिए यूज़ होता है। मॉडर्न लिंग्विस्टिक के अंदर ये जो टर्म है ये यूज़ होती है लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट को रेफर करने के लिए जो किसी भी लैंग्वेज के रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी भी लैंग्वेज की वैरायटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब ये जो कॉर्पस लिंग्विस्टिक है ना, ये न्यू फील्ड है और 20th सेंचुरी के एंड पे जो पर्सनल कंप्यूटर का ट्रेंड आया उसके बाद ये जो कॉर्पस लिंग्विस्टिक की फील्ड है ये इमर्ज हुई है। और इसमें हम स्पोकन, हमारे पास डेटा भी होता है, रिटन भी होता है। अब जो स्पोकन डेटा होता है ना उसको फिर ट्रांसक्राइब्ड किया जाता है। Corpus linguistic is the study of language based on large collection of real life language used stored in corpora, computerized database created for linguistic research. कॉर्पस लिंग्विस्टिक जो है ऐसी लैंग्वेज की स्टडी है जो लार्ज कलेक्शन ऑफ सैम्पल पे बेस होती है, और वो जो हमारे पास लैंग्वेज होती है ना वो रियल लाइफ में जो यूज़ होती है वो वाली लैंग्वेज होती है। और कंप्यूटराइज डेटाबेस क्रिएटेड फॉर लिंग्विस्टिक रिसर्च, इसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए रिसर्च के लिए इस लैंग्वेज को यूटिलाइज किया जाता है। Corpus linguistic is viewed by some linguistic as a research tool or methodology and by the other is a discipline or theory on its own right. तो कुछ linguists का ये कहना था कि ये जो corpus linguistic है ना ये एक research tool है और ये methodology है। इसके बरक्स कुछ जो researcher थे, कुछ linguist थे, वो इसको एक theory के तौर पे देखते हैं। अब यहाँ पे क्यूबलर ने कहा है कि दोनों तरह से इसको देखना सही है, यानी कि ये theory भी हो सकती है और ये एक methodology भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि हम इसको अप्लाई किस तरह से करते हैं। Corpus linguistic is a methodology for linguistic analysis that focuses on describing linguistic variation in large collection of authentic text, the corpus, using automatic interactive computer program to aid in analysis. तो इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यूज़ किया जाता है इस एनालिसिस में हेल्प के लिए, और इसमें कुछ ऑथेंटिक सैम्पल यूज़ की जाते हैं लैंग्वेज के। हमारे पास वो रिटन भी हो सकते हैं, स्पोकन भी हो सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने उस बारे में बात की है। आगे हमारे पास टॉपिक है 48 काइंड्स ऑफ कॉर्पोरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, इसकी काइंड्स कितनी होती हैं। अब इसकी काइंड्स जो है ना उसको हम डिफरेंट तरीके से जो है ना कैटेगराइज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम उसको किस बेस पे कैटेगराइज कर रहे हैं। There are many different kind of corpora. They can contain written or spoken transcribed language, modern or old text from one language or several languages. तो सबसे पहले अगर हम इसको पर्पस के लिहाज से इसको डिवाइड करें, इसकी डिवीजन करें, इसकी कैटेगराइजेशन करें, तो हमारे पास दो तरह के कार्पोरा होते हैं। एक होता है जनरल बेस्ड कार्पोरा और एक होता है डोमेन बेस्ड। जनरल बेस में डिज़ाइन एज अ resource for a general representation of language and to serve as the basis for a wide range of varied linguistic studies. तो यहाँ पे इन्होंने फिर LOB और BNC की एग्जांपल भी दी हुई है। ये वाली एग्जांपल जो है ना वो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि BNC यानी ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस जो है ये किसकी एग्जांपल है। तो ये जनरल पर्पस कॉर्पोरा की एग्जांपल है, यानी वो लैंग्वेज की वाइड वैराइटीज इसमें आ जाती हैं जो जनरल पर्पस के लिए, लैंग्वेज टीचिंग के लिए, लैंग्वेज लर्निंग के लिए यूज होती हैं। इसके बाद होती है डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक में किसी स्पेसिफिक डोमेन, किसी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड लैंग्वेज होती है। जैसे आप मेडिसिन की एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एकेडमिक लैंग्वेज होती है, तो इसकी भी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इसको भी आप रीड कर सकते हैं। आगे हमारे पास है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर इसको हम टेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर के एतबार से इसकी कैटेगरीज बनाएं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सैम्पल कॉर्पस। इट कंसिस्ट ऑफ सेक्शन ऑफ टेक्स्ट सैंपल्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम लेंथ रिप्रेजेंटिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट कैटेगरीज। सैम्पल कॉर्पस में ना हमारे पास डिफरेंट सैंपल्स होते हैं, उनकी लेंथ वगैरह सेम होती है, तो उसमें ना हमारे पास सैंपल वाइज लैंग्वेज होती है। और एक होता है फुल टेक्स्ट कॉर्पोरा जिसमें एज अ होल उसको लिया जाता है, फुल टेक्स्ट होता है उसमें, और इसकी एग्जांपल ले सकते हैं इंग्लिश पोइट्री, फुल टेक्स्ट डेटाबेस। तो ये वाली जो एग्जांपल है ये वो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। इसके अलावा है हमारे पास ओपन या क्लोज। ओपन नाम से जाहिर है जिसमें हम और जो नई चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं, और जिसमें ओल्ड जो चीज़ें हैं वो हम उसमें से मतलब हटा सकते हैं। और जो क्लोज कैरेक्टर है वो एक स्पेसिफाइड होता है, टेक्स्ट होता है, उसमें ना कुछ ऐड किया जाता है और ना कुछ उससे रिमूव किया जाता है। यहाँ पे इन्होंने फिर आगे डिटेल भी बताई हुई है।
कलेक्शंस क्या होते हैं? नॉट एग्जैक्टली कॉर्पोरा, लैक ऑफ एक्सप्लिसिट डिजाइन पर्पस, बट लार्ज सेट ऑफ और टेक्स्ट। कलेक्शंस भी लार्ज सेट ऑफ टेक्स्ट होते हैं, लेकिन इसको कॉर्पोरा का नाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसमें लैक ऑफ एक्सप्लिसिट डिजाइन और पर्पस और डिजाइन की इसमें कुछ कमी होती है। तो यहाँ पे उन्होंने इसकी भी एग्जाम्पल दी हुई है। आगे हमारे पास है मीडियम के लिहाज से अगर हम इसको कैटेगराइज करें, इसकी कैटेगरीज बनाएं, तो हमारे पास दो तरह का करपोरा होता है, तीन तरह का होता है। एक होता है रिटन करपोरा, हमारे पास रिटन जो भी लैंग्वेज होती है, और एक होता है स्पोकन। स्पोकन फिर हमारे पास स्पीचेज आ जाती हैं और फिर उनको ट्रांसक्राइब किया जाता है और उसको फिर रिटन फॉर्म में, और ये सारा कुछ आपने ENG 507 में पढ़ा होगा कि किस तरह से उसको फिर ट्रांसक्राइब करते हैं। और तीसरी तरह का हमारे पास होता है मिक्स्ड करपोरा, जिसमें रिटन भी होता है और स्पोकन भी होता है, दोनों तरह का होता है। और आगे से इन्होंने इसकी भी एग्जाम्पल दी हुई है, ICE और BNC वगैरह। अब अगर हम इसको नंबर ऑफ लैंग्वेज के हिसाब से या डायलैक्ट के हिसाब से कैटेगराइज करें, तो हमारे पास मोनोलिंगुअल करपोरा, नाम से ज़ाहिर है मोनोलिंगुअल, यानी एक ही लैंग्वेज में या एक ही डायलैक्ट में जो हमारे पास टेक्स्ट हो, और मोर देन वन लैंग्वेज डायलैक्ट, यानी इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस और बहुत सारे डायलैक्ट इंक्लूड होते हैं इसमें। तो इसकी भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया। और ये जो है ना मोर देन वन लैंग्वेज, ये किसके लिए यूजफुल होता है? लेक्सोग्राफी के लिए, लैंग्वेज टीचिंग एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़ के लिए, और इसकी भी आगे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। आगे हमारे पास है टॉपिक 49, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्पस। अब ये जो सारा हम कॉर्पोरा और कॉर्पस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन होती किस तरह से, इसको डिजाइन किस तरह से करना है, तो इसमें कुछ मेन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो कॉर्पस है ना, ये बनाया किस लिए जाता है? तो ये पहली लाइन आप लोग हाईलाइट कर ले, ये लैंग्वेज की स्टडी के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे इन्होंने इसी की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है। यहाँ पे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, यानी इन चीज़ों को कंसीडर करना जरूरी है, इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है जब हम कोई डिजाइन कर रहे होते हैं, कोई सैंपल हम डिजाइन कर रहे होते हैं। सबसे पहले द ओरिएंटेशन टू द लैंग्वेज और वैरायटी टू बी सैंपल, उस ओरिएंटेशन और उस वैरायटी को देखें जो कि आप उस सैंपल में ऐड कर रहे हैं। द क्राइटेरिया ऑन विच वी विल चूज सैंपल, कौन से क्राइटेरिया के बेस पे हम सैंपल चूज कर रहे हैं। क्राइटेरिया की डिटेल हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा जी, फिर नेचर हमने देखनी होती है और डायमेंशन देखने होते हैं सैंपल्स के। तो ये तीन अहम पॉइंट है जो कि आपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहले लैंग्वेज की वैरायटी, फिर उसका क्राइटेरिया, और फिर नेचर या डायमेंशन के किस तरह के ये सैंपल हैं, किस तरह की लैंग्वेज है। The first major step in corpus building is the determination of criteria on which the text that forms the corpus will be selected. Common criteria include, अब जो हमने क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा है ना, कि जो पहला इंपॉर्टेंट एक मेजर स्टेप है क्राइटेरिया को माइंड में रखना, तो क्राइटेरिया में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया में ये देखते हैं कि मोड ऑफ टेक्स्ट क्या है, जो टेक्स्ट हम ले रहे हैं वो रिटन है या वो स्पोकन लैंग्वेज है हमारे पास। फिर हम देखते हैं कि इस टेक्स्ट की टाइप कौन सी है, यानी ये एकेडमिक है, कोई जर्नल है, या ये कोई लेटर है, ये क्या चीज़ है जो टेक्स्ट हम सैंपल के तौर पे ले रहे हैं। फिर हमने उसकी डोमेन देखनी होती है, वो एकेडमिक है या कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो वो किस किस्म का टेक्स्ट है, उसकी डोमेन कौन सी है। फिर हमने उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की है और जो वराइटीज़ लैंग्वेज की यूज़ की हैं वो हमने देखनी होती हैं। फिर हमने लोकेशन ऑफ द टेक्स्ट को देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम जो उसमें लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो हम वो इंग्लिश, जो फर्ज करें इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, तो वो UK की वैरायटी यूज़ कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के यूज़ कर रहे हैं, ब्रिटिश यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमने देखना होता है। फिर उसकी डेट ऑफ देखनी होती है, डेट ऑफ टेक्स्ट। तो ये सारी वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम क्राइटेरिया सिलेक्शन में, क्राइटेरिया में हम देख रहे होते हैं। ये सब इसका यानी सैंपल सेलेक्ट करने का, कॉर्पोरा डिज़ाइन करने का ये क्राइटेरिया है। Criteria for determining the structure of corpus should be small in number, clearly separate from each other, and efficient as a group in delegating of corpus that is representative of the language of variety under examination. यानी जिस लैंग्वेज की वैरायटी को हमने एग्जामिन करना है, तो जो हम उसका सैंपल ले रहे हैं वो उस लैंग्वेज की वैरायटी को रिप्रेजेंट भी करता हो, और हमारे पास वो इतनी क्वांटिटी में हो कि वो इनफ हो, वो मीनिंगफुल हो, उसको समझा जा सके और वो लैंग्वेज एनालिसिस के लिए काफ़ी हो। आगे हमारे पास टॉपिक 50 है, द स्ट्रेंथ ऑफ कॉर्पस बेस्ड रिसर्च। अब इसके कुछ प्लस पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं कॉर्पस बेस्ड रिसर्च के। The analysis is based on the corpus, a large collection of electronic text that is sampled to represent a target register or language variety. अब ये जो एनालिसिस होता है ना, ये कॉर्पस बेस्ड होता है। इसमें बहुत सारे हम लैंग्वेज के कलेक्शंस ले रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट के भी होते हैं, तो वो एक टारगेट रजिस्टर को और किसी लैंग्वेज की वैरायटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब ये जो हम रजिस्टर यूज़ करते हैं, तो ये बाकी जो रजिस्टर होते हैं उनके साथ इनका कंपेरिजन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉर्पस बेस्ड स्टडी होती है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड होती है और इसमें कंप्यूटर के बहुत सारे हम टूल यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमें असिस्ट कर रहे होते हैं, तो इस तरह ये ज़्यादा रिलायबल भी होती है। बिकॉज अ कंप्यूटर शुड कम टू द सेम कंक्लूजन अबाउट द पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक फीचर ईच टाइम इट इज़ इनकाउंटर्ड, द रिलायबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर एडेड एनालिसिस इज टिपिकली क्वाइट हाई। इसका जो रिलायबिलिटी होती है वो भी हाई होती है, और इसका जो यानी इसमें जो कंक्लूजन होती है, इसमें जो हम यानी न्यूमेरिक वैल्यूज़ ऐड कर रहे होते हैं, या इसमें जो भी हम सारी
मतलब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो ज़्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर में मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। In addition, and perhaps even more importantly, the efficiency afforded by computer means that a much greater amount of language data can analyze। इसमें जितना मर्जी, जितनी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम एनालाइज करना चाहते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर से कर रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यानी एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ लैंग्वेज डेटा हमारे पास अवेलेबल भी होता है, उसको कैलकुलेट करना भी आसान होता है और उसको फिर एनालाइज करना भी आसान होता है और वो मीनिंगफुल भी होता है। और इसके अलावा इसमें जो सारी एनालिसिस होता है वो फेयर होता है, ज़्यादा रिलायबल होता है। द यूज ऑफ द क्वांटिटेटिव डेटा इज कॉर्पस बेस्ड डिस्कोर्स एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर टू मेन रीजन। अब यहाँ पे जो हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात कर रहे थे कॉर्पस बेस्ड डिस्कोर्स में, तो वो दो तरह से इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट रीजन है उसकी कि जो क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं ना, ये एम्पेरिकल एस्टेब्लिशमेंट को अलाउ करते हैं। सेकंड इसकी जो रीज़न है वो ये है कि इसमें ना रजिस्टर एज अ होल एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स आर बेस्ड ऑन लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टेक्स्ट, इट बिकम्स क्वाइट फिजिबल टू मेक कंपैरिजन अक्रॉस रजिस्टर। अच्छा, इसमें जो डिफरेंट रजिस्टर्स को हम एनालाइज कर रहे होते हैं एज अ होल, यानी लैंग्वेज की किसी वैरायटी को, तो इसको बाकी जो रजिस्टर होते हैं ना उसके साथ कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। द कोर कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्पस लिंग्विस्टिक अप्रोचेज टू डिस्कोर्स एनालिसिस इज द एबिलिटी टू मेक रिलायबल जनरलाइजेबल discoveries about the patterns of linguistic variation across registers, because the corpus is central to the generalizability of corpus research finding. The design of the corpus is crucial consideration for the researcher। तो ये रिसर्च में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कॉर्पस लिंग्विस्टिक रिसर्च जो होती है वो ज़्यादा रिलायबल होती है, जर्नलाइजेबल होती है, क्योंकि वो हम कंप्यूटर की मदद से कंप्यूटर टूल्स को यूज़ करते हुए कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।